आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत 1928-29 में भूपटल की आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए प्रतिपादित किया गया था। उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो मंडलों में विभक्त किया है। ऊपरी मंडल को क्रस्ट तथा निचले मंडल को अधोस्तर नाम दिया है। क्रस्ट की रचना सियाल तथा अधोस्तर की रचना सीमा से मानी है। सियाल महासागरों के नीचे नहीं पाई जाती है। संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति चट्टानों में स्थित रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है। यद्यपि पृथ्वी के ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं, किंतु तापमान अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपरी सतह से परिचालन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का लगातार क्षय होता रहता है। इसके विपरीत अधोस्तर में रेडियो सक्रिय पदार्थ कम होते हैं, परंतु उनमें उत्पन्न ताप का संचय होता रहता है, जिस कारण तापमान अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के गर्भ में संवहन तरंगें उत्पन्न होकर ऊपर की तरफ चलने लगती है। पृथ्वी की पपड़ी के नीचे पहुंचने पर इनकी दो स्थितियां होती है। जिस स्थान पर दो संवहन तरंगें अलग होकर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, वहाँ पर अपसरण होने से तनाव की शक्ति पैदा होती है। इस कारण स्थल भाग दो खंडों में विभक्त होकर विपरीत दिशाओं में गति करते हैं तथा बीच वाले खुले भाग में सागर का निर्माण होता है। इस तरह महाद्वीपों में प्रवाह होता है। दूसरा, जिस स्थान पर दो केंद्रों से ऊपर उठने वाली संवहनीय तरंगें पृथ्वी की पपड़ी के नीचे मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होकर एक दूसरे से मिलती है, तो अभिसरण के कारण दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप धरातल में अवतलन होने से भूसन्नति का निर्माण होता है। इस तरह संवहनीय तरंगों को दो वर्गों में रखा जाता है: उठते स्तंभ की तरंगें तथा गिरते स्तंभ की तरंगें। महाद्वीपों तथा महासागरों दोनों के नीचे संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, किंतु महाद्वीपों के नीचे से उठने वाली संवहनीय तरंगें अधिक वेगवती होती है, क्योंकि महाद्वीपीय चट्टानों में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक मिलते हैं। संवहन तरंगों की उत्पत्ति कई केंद्रों से होती है तथा ये उत्पत्ति केंद्र बदलते रहते हैं। महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे से उठने वाली आरोही संवहन तरंगें जब जलमग्न तट के नीचे मिलकर नीचे मुड़ती है, तो संपीड़न के कारण इस भाग का अवतलन होता है तथा भूसन्नति का निर्माण होता है। इस तरह भूसन्नति की स्थिति गिरते स्तंभ के ऊपर या अवरोही तरंगों के ऊपर होती है। अवरोही तरंगें महाद्वीपों तथा महासागरीय तली के नीचे के कुछ भागों को उच्च तापमान के कारण पिघलाकर उन्हें भूसन्नति में जमा करने लगती है। इस तरह महाद्वीपीय परत पतली होने लगती है। लगातार संपीड़न तथा तलछटीय निक्षेप के कारण भूसन्नति में क्रमशः निरंतर धंसाव होता रहता है। संवहनीय तरंगों की क्रिया चक्रीय होती है तथा इसी के दौरान भूसन्नति का निर्माण, पर्वत की उत्पत्ति तथा उसका उत्थान होता है। इस दौरान संवहनीय तरंगों की
तीन अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था, इस अवस्था का समय सबसे लंबा होता है, जिसके अंतर्गत दो केंद्रों से आने वाली संवहनीय तरंगें मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसन्नति का निर्माण करती है। इस अवस्था में तरंगें क्रमशः वेगवती होती है। भूसन्नति में तलछटीय जमाव होता रहता है तथा भूसन्नति की तली निरंतर धंसती जाती है। इस तरह पदार्थों का जब नीचे की ओर अधिक गहराई तक अवतलन होता है तो ऊपर से दबाव व पृथ्वी के आंतरिक ताप के कारण ये पदार्थ तप्त होने लगते हैं। फलस्वरूप उनका घनत्व बढ़ता है तथा पुनः धंसाव होता है। इस तरह कुछ ताप रूपांतरण के समय खर्च हो जाता है, जिससे ताप का अधिक संचय नहीं हो पाता है। दूसरा, द्वितीय अवस्था, संवहनी तरंगों की गति अत्यधिक तीव्र होती है, किंतु यह अवस्था कम समय तक रहती है। इस अवस्था में तरंगों के सर्वाधिक वेगवती होने का एकमात्र कारण गिरते स्तंभ में शीतल पदार्थों का अवतलन तथा उठते स्तंभ में तप्त पदार्थों का प्रवाहित होना है। महाद्वीपों तथा महासागरों की ओर से आने वाली तरंगें तीव्र गति से मिलकर नीचे मुड़ती है, जिससे भूसन्नति के मलबा पर क्षैतिज संपीड़न पड़ता है। फलस्वरूप भूसन्नति का मलबा भिंचकर वलित हो जाता है तथा पर्वत निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तीसरा, तृतीय अवस्था, अंतिम अवस्था में संवहनीय तरंगों का क्रमशः क्षीण होने लगता है। इसका प्रमुख कारण गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थों का अंत तथा उठते स्तंभ में शीतल पदार्थों का उठना है। धीरे धीरे उठता स्तंभ शीतल हो जाता है, जिस कारण संवहन तरंगों का समापन हो जाता है। उनकी समस्त प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जिसके कई परिणाम होते हैं। पहला, निक्षेपण के समाप्त हो जाने से गिरते स्तंभ के ऊपर दबाव कम हो जाएगा, जिस कारण गिरते स्तंभ के पदार्थ धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं तथा पर्वतों का उत्थान पुनः होने लगता है। दूसरा, दबाव के कम हो जाने से भारी पदार्थ जो नीचे दब गए थे ऊपर उठने लगते हैं, जिससे पर्वतों में पुनः उत्थान होने लगता है। इस प्रकार इस सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की अवस्थाओं, भूसन्नति अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था तथा विकास की अवस्था का भली प्रकार स्पष्टीकरण होता है। किंतु जे.ई. स्टीयर्स ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए बताया कि सिद्धांत देखने में दिलचस्प लगता है, किंतु ऐसे कारकों पर आधारित है जिनके विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। पहला, उठते तथा गिरते स्तंभ की धारणा अतार्किक है। दूसरा, संवहन तरंगें पृथ्वी के अंदर ताप प्रवणता तथा रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित है, जिनके विषय में अधिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तीसरा, क्रस्ट के नीचे संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह भी एक संदेहास्पद तथ्य है। चौथा, रूपांतरण द्वारा भारी पदार्थ का नीचे की ओर धंसाव एक भ्रामक समस्या है। और पांचवा, इस सिद्धांत के अनुसार संवहन तरंगों का आविर्भाव महाद्वीपों के नीचे कुछ सीमित केंद्रों पर ही होगा। यदि इन तरंगों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं प्राप्त है, तो तरंगों का आविर्भाव प्रत्येक स्थान पर क्यों नहीं होता है? यदि यह संभव है तो समस्त महाद्वीप कई टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे तथा समस्त ग्लोब पर केवल सागरीय क्षेत्रों का ही विस्तार होगा।
इस आधार पर यह सिद्धांत गलत अवधारणा पर आधारित है। छठा, आरोही तरंगें क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्षैतिज रूप में न चलकर ऊपर भी चल सकती है। ऐसी स्थिति में वेगवती तरंगें भूपटल को तोड़कर भयंकर विस्फोट से धरातल पर ज्वालामुखी क्रिया को जन्म देगी, न कि तनाव द्वारा सागर का निर्माण करेगी। इस प्रकार होम्स के सिद्धांत में इन कमियों को उजागर किया गया।